हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे 10 अप्रैल के करंट अफेयर को, जिसमें सबसे पहली सूचना अपनी है अमेरिका की जो अभी नेवल जो शिप भारत के जो है वो समुद्री इलाके से गुजरा है, उसी के बारे में यहाँ पे पहली सूचना दी गई है कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइजेज इंडिया। तो ये इसलिए बोला है क्योंकि भारतीय जो है वो समुद्री इलाके के अंदर FONOP, जिसको अपन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन बोलते हैं, यहाँ पे ये भारतीय इलाके से होकर गुजरा है और ये भारतीय इलाका कहलाता है जो है वो EEZ। EEZ का मतलब देखो बच्चों क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको कहा जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से अमेरिका के जो यहाँ पे जो लड़ाकू जहाज थे वो यहाँ से जो है वो गुजरे थे और भारत से किसी भी तरीके की अनुमति यहाँ पे नहीं ली गई। इसके बाद में भारत ने इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया वहाँ पे। तो अमेरिका ने इस चीज़ को एक जो है वो सामान्य गतिविधि के तौर पर यहाँ पे बोला कि भाई इस तरीके की जो है वो यहाँ पे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे भारत ने अपने घरेलू स्तर पर एक कानून बना रखा है कि कोई भी जो है वो जहाज, लड़ाकू जहाज उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरता है तो वहाँ पे उसको परमिशन लेना जरूरी है। और ऐसा चूंकि कई देशों ने कर रखा है, उसमें साउथ चाइना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि साउथ चाइना के सी से भी जब कोई जहाज गुजरता है, लड़ाकू विमान, तो वहां पे चाइना से उस चीज की परमिशन लेने की आवश्यकता है। ये तभी संभव हो पाता है जब उस रास्ते से जो है वो गुजर रहे हैं। इसके बाद में थोड़ी सी ब्रीफिंग अपन इस बारे में कर लेते हैं कि जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। देखो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो भारत का 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र जो है, वो जो आपका जो कोस्टलाइन एरिया है वहां से 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे कहलाता है। इसमें सभी तरीके की जो जीवित चीजें हैं या निर्जीव चीजें हैं, संसाधन जो है, उस पर कानूनी अधिकार जो है वो भारत का यहाँ पे मौजूद है। कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई विश्व के अंदर कौन सा एक ऐसा देश है जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे बड़ा है, तो आपका जवाब वहां पे क्या होना चाहिए, फ्रांस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे बड़ा है। जबकि भारत इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के मामले में पूरे विश्व के अंदर 18वें स्थान के ऊपर मौजूद है। इसके बाद में टोटल साइज यहाँ पे मैंने बताई थी, यहाँ पे जो है वो ये लगभग जो है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो लक्षद्वीप आइलैंड वाला जो क्षेत्र है, उसके बाद का क्षेत्र है अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है बंगाल की खाड़ी के अंदर, वो वाला क्षेत्र है। ये इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है, तो पाकिस्तान के साथ होता है, मालदीव, श्रीलंका, इसके बाद में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये वो देश है जिसके साथ जो है वो भारत अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो साझा करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि भारत का अभी जो है वो एक निर्णय पेंडिंग भी विश्व स्तर पे रखा हुआ है। उसने यूनाइटेड नेशन के अंदर बोला है कि जो उसकी जो समुद्री सीमा 200 नॉटिकल माइल्स है, उसको बढ़ाकर जो है वो 350 नॉटिकल माइल्स किया जाए। तो ये जो है वो एक जो है वो पेंडिंग निर्णय है, जो हो सकता है भविष्य में किस तरीके का निर्णय लिया जाए अभी अपन नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक आपको जो सीमा ध्यान रखनी है EEZ की, वो 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे जो है वो सीमा यहाँ पे भारत की EEZ की सीमा है। इसके बाद में इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम के अंदर, कि किस तरीके से EEZ को यहाँ पे दिखाया गया है। ये भारत का जो है वो यहाँ पे नक्शा आप देख रहे हैं, मुंबई है, ये कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, और यहाँ पे कुछ जो है वो अंडमान निकोबार का एरिया है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पे ये तो बंगाल की खाड़ी हो गई, ये यहाँ पे अरब सागर हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है पूरा का पूरा, ये 200 नॉटिकल माइल्स का पूरा एरिया, ये इस साइड के भी अंडमान निकोबार के चारों तरफ भी, ये कहलाता है यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
यदि अपन इसको और क्लैरिफाई करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इस तरीके से जो एरिया यहाँ पे है, और ये अंडमान निकोबार का जो ये एरिया है, अंडमान निकोबार यहाँ पे है, और ये पूरा एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। तो आप इस डायग्राम से भी इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका का जो एरिया है उसके आसपास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का हिस्सा कम है या बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाकी देशों के साथ जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेयर करता है भारत। इस डायग्राम में कुछ इसी तरीके की चीजें और स्पष्ट की गई हैं। ये अरब सागर है, यहाँ पे ये लक्षद्वीप का एरिया है। तो अमेरिकन शिप देखो अभी कहाँ पे प्रवेश किया था, इस लक्षद्वीप वाले EEZ वाले इलाके में प्रवेश कर गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लक्षद्वीप वाले इलाके के आसपास वो प्रवेश किया था और बिना भारत की अनुमति के जो है वो यहाँ पे एरिया के अंदर अपने लड़ाकू विमान उसने प्रवेश करवा दिए थे। तो भारत ने इसके लिए ऑब्जेक्शन वहां पे उठाया था। तो ये इस एरिया के अंदर, EEZ एरिया के अंदर जब कोई भी देश का लड़ाकू जहाज जो है वो प्रवेश करेगा, समुद्री जहाज, तो उसको वहां पे अनुमति लेना जरूरी रहेगी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं, जैसे ये जो है वो यहाँ पे लैंड है, जो जमीनी स्तर है उससे लगभग 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल सी है वो ये मानी जाती है एरिया। उसके बाद में ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यहाँ से लेके ये 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो भारत का जो है वो यहाँ पे EEZ का एरिया है। उसके बाद में ये हाई सी एरिया हो जाता है जहाँ पे बेसिकली जहाज जो है वो तैरते हैं या जहाज जो है वो अपनी यात्रा जो है वो करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ प्रमुख सूचनाएं थी EEZ को जोन को लेकर। और अभी जो है वो अमेरिका का जो जहाज प्रवेश किया था, क्यों उसका ऑब्जेक्शन उठाया गया, क्योंकि वो भारत के EEZ एरिया के अंदर प्रवेश कर गया और वहां पे कोई भी जो है वो सैनिक जहाज को वहां पे घुसने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है भारत से। इसके बाद में आज की अगली जानकारी है, ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप जो है वो हाल ही में 99 की उम्र के अंदर मृत्यु हो गई और ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो है वो प्रिंस भी रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपको ध्यान रखनी है। ये आज ही के जो है वो द हिंदू के जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग जो है वो इसकी कवर की गई है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली सूचना अपने जो है वो इनकम टैक्स से संबंधित है। इनकम टैक्स का जो यहाँ पे कलेक्शन किया गया है उस इनकम टैक्स के कलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ के न्यूज़पेपर में देखो ये कलेक्शन बताया गया है कि नेट डायरेक्ट टैक्स का जो रिसिप्ट है वो 5% उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है और ये लगभग जो है वो एस्टिमेशन जो किया गया था 9.45 लाख करोड़ उसको ये क्रॉस कर गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है सरकार के लिए, काफ़ी खुशी देने वाली खबर भी है, क्योंकि इससे सरकार का जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिशिएट है, वो यहाँ पे सरकार का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जानकारी अपन ले लेते हैं। इस तरीके के जो है इनकम टैक्स को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT यहाँ पे होती है और CBDT का मुख्यालय आपका पूछा जाए तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके बाद में इसके मुखिया जो हैं वो PC मोदी जो हैं वो इसके मुखिया हैं, यानी चेयरमैन है। ये चेयरपर्सन जो हैं वो इसके पद पे नियुक्त है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण योजना भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। एक योजना है विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास योजना जो है वो टैक्स से संबंधित जो विवाद थे उनको सुलझाने से संबंधित था और अभी हाल ही के आए आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि 1.48 लाख मामले जो है वो निपटाए गए हैं और उनसे लगभग सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो 54,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये प्रत्यक्ष कर के जो प्राप्तियां हुई हैं वो 5% बढ़ी हैं और जो एस्टिमेशंस लगाया गया था कि 9.45 लाख करोड़ का कलेक्शन होगा, ये उसको भी यहाँ पे पार कर गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सूचना है सरकार की दृष्टि से और आने वाले एग्जामों की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद में अगली जानकारी है विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार जो है वो फिर से कमी देखी गई है और ये जो है वो $2.4 बिलियन की ये कमी यहाँ पे देखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विदेशी जो पूंजी भंडार है उसके अंदर कमी यहाँ पे आई है। कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विदेशी पूंजी भंडार में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे कौन है, तो चाइना यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है और जिस देश के पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व होता है उसकी इकोनॉमी उतनी ही सुदृढ़ मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
पिछले साल चूंकि जो है वो अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन का समय रहा और इसी के चलते ये एक न्यूज़ जो है वो सरकार ने अभी जो है वो अपने आंकड़े बताए हैं कि फ्यूल कंजप्शन यानी ईंधन के उपभोग में जो कमी पिछले साल देखी गई है वो 9.1% की कमी यहाँ पे देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। और ये 1998-99 के बाद में पहली बार जो है वो इतनी कमी यहाँ पे देखी गई है। इसका मुख्य कारण जो है वो काफ़ी कठोर लॉकडाउन था, उसकी वजह से लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पा रहे थे और इसी के चलते जो है वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन में गिरावट जो है वो देखी गई है। अगली सूचना जो है वो भारत में तेजी से बढ़ती हुई यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या को लेकर है। यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है, इसके बारे में कई बार सवाल पूछ लेते हैं। तो इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री द टर्म यूनिकॉर्न रेफर्स टू एनी स्टार्टअप दैट रीचेस द वैल्यूएशंस ऑफ $1 बिलियन। तो किसी भी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन पर पहुंच गया है उसको अपन यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक भारत के अंदर जो है वो इनकी संख्या बढ़कर 150 जो है वो हो जाएगी यूनिकॉर्न की संख्या। तो यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर जो है वो 150 तक जो है वो यहाँ पे चली जाएगी या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। इसके बाद में सरकार ने एक महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं और उसमें बताया है कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी भूमिका जनधन खातों को खोलने में काफ़ी कम है और उसी के आंकड़े सरकार ने अभी हाल ही के अंदर प्रस्तुत किए हैं। 55,349 जो है वो जनधन खाते जो है वो निजी बैंकों के वित्त वर्ष 2020-21 में खोले गए। 2.90 करोड़ जनधन खाते खोलना सरकारी बैंकों की अवधि में ये सरकारी बैंकों के द्वारा खोले गए। तो अपन कह सकते हैं कि 20% ही निजी बैंकों की हिस्सेदारिता है और 0.3% है निजी बैंकों का योगदान वित्तीय समावेशी कार्यक्रम में। तो ये काफ़ी दुखद स्थिति है कि भारत के अंदर जब मोदी जी है बैंकों को प्राइवेटाइज करने के ऊपर जो है वो कार्य कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक जो है वो काफ़ी निराश करने जैसी स्थिति है, क्योंकि जहाँ पे जो है वो एक विज़न है भारत को जो है वो वित्तीय समावेशन की चरम अवस्था पे ले जाने का, वहीं प्राइवेट बैंकों का जो है वो योगदान इसके अंदर लगातार कम हो रहा है। और सरकार यहाँ पे बोले भी है सरकार ने कि 31 मार्च 2021 तक 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुल चुके हैं, लेकिन निजी बैंक जो है वो इस कार्य के अंदर बहुत पीछे यहाँ पे बताया गया है और निजी बैंकों ने सिर्फ जो है वो 55,000 के करीब जो है वो खाते 2020-21 के अंदर खोले हैं। तो काफ़ी दुखद स्थिति है। निजी बैंकों की भूमिका जो है वो यहाँ पे उतनी नहीं हो पा रही है जितनी एक्सपेक्टेशंस इनके साथ रखी जा रही है। अब अपन आगे जो है वो ये देखेंगे कि जनधन खातों की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि इससे भी जुड़ी हुई जानकारी अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार एग्जाम में सीधे सवाल इनसे पूछे जा सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन खातों की विशेषता यहाँ पे क्या है। इंडिविजुअल कोई भी हो, यदि 10 साल का हो गया है तो वो इस खाते को खुलवा सकता है। तो वन बेसिक सेविंग अकाउंट है ओपन इन द अनबैंक्ड पर्सन्स, या जिसका जो है वो खाता बिल्कुल नहीं है उसका ये बेसिकली ये खाता खोला जाता है। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, किसी भी न्यूनतम जो है वो बैलेंस की आवश्यकता नहीं है जी, यानी जीरो बैलेंस पे अपन खुलवा सकते हैं। इसमें जो भी डिपॉजिट होगी उसके ऊपर ब्याज दर मिलेगी, रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो होल्डर है उसको, और इंस्टेंट इशू किया जाएगा एटीएम कार्ड फॉर विड्रॉल्स जो है वो नेशनलाइज बैंक से किसी भी नेशनलाइज बैंक से उसको अलाउ यहाँ पे किया जाएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 1 लाख रुपए है, जिसको बढ़ाकर नए जो है प्रधानमंत्री जनधन खातों के अंदर जो 28/8/2018 के बाद में जो है वो खोले गए हैं उनमें इसकी लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो रुपे कार्ड इश्यू टू प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी जिनके पास रुपे कार्ड है उनको ये 2 लाख का बीमा कवर, एक्सीडेंटल कवर यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है 10,000 तक की, यानी जमा पूंजी से ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं। और कितने रुपए तक निकाला जा सकता है? 10,000। लेकिन खाते को सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता होती है मिनिमम 6 महीने तक। उसके बाद में परिवार की महिला प्रमुख को ये जो है 10,000 रुपये यहाँ पे जो है वो दिए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है। इसके बाद में जो है प्रधानमंत्री जनधन जो है जिनके पास ये जनधन अकाउंट्स होते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सरकारी योजनाओं के जो पैसे भेजे जाते हैं आम जनता के खाते में वो यहाँ पे मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी लाभ ले पाएंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले पाएंगे, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का भी यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। तो ये विभिन्न तरीके की योजनाएं हैं जिनसे वो आसानी से यहाँ पे जुड़ पाएंगे, एलिजिबिलिटी उनकी रहेगी। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट खाता हो जाता है। जिन लोगों के खाते नहीं है उनको निश्चित तौर पर जनधन खाते खुलाने चाहिए और सरकारी परियोजनाओं का पूरा लाभ यहाँ पे उठाना चाहिए। इसके बाद में आज के रैपिड फायर करंट अफेयर का समय आ चुका है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स जो है वो भारत के अंदर पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है जो 5 लाख करोड़ के एवरेज जो है वो असेट्स जो है वो साइज उसकी जो है वो क्रॉस यहाँ पे की है। इसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने नैनो स्नाइफर को लॉन्च किया है। नैनो स्नाइफर जो है विश्व के अंदर पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड जो है एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, यानी विस्फोटक सामग्री का पता लगाने वाला ये यंत्र है और नैनो स्नाइफर इसको जो है वो बताया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही के अंदर 103वीं जो है वो डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग को जो है वो अटेंड किया है, जो विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी कौन सी जो है 103वीं मीटिंग जो है वो भाग लिया है उसके अंदर। इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर 100 करोड़ जो है वो पेट्रोल वेसल जिसका नाम पीएस जोरोस्टर है। ये पीएस जोरोस्टर जो है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग वेसल है जो सेशल्स देश को जो है वो सौंपी गई है 8 अप्रैल को ड्यूरिंग वर्चुअल समिट बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेशल्स प्रेसिडेंट वैवल जो है राम कलवान के जो है वो मध्य जब ये वर्चुअल मीटिंग हुई तो उस दौरान इसको जो है वो सेशल्स देश को सौंपा गया है। अगली जानकारी यहाँ पे उस पेट्रोलिंग जो है वो बोट को बनाने की है। तो गार्डन्स जो है वो रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग के द्वारा ये बनाई गई है। इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए यहाँ पे है। इसके बाद में इंडियन स्प्रिंटर दूती चंद जो है वो है चूजन फॉर इनॉग्रल एडिशन ऑफ छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड। तो वीरानी अवार्ड पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का वीरानी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, तो दूती चंद को दिया गया है। इसके बाद में दूती चंद ने सिल्वर मेडल हासिल किए थे 100 और 200 मीटर्स की रेस के अंदर 2018 के अंदर जो जकार्ता एशियन गेम्स हुए उसके अंदर। इसके अलावा दूती चंद ने जो है वो यहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड भी बना रखा है 11.22 सेकेंड 100 मीटर रेस के अंदर। तो इनके द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद में आज ही के दिन विश्व होम्योपैथिक दिवस भी जो है वो मनाया गया है। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे इसको बोलते हैं। 10 अप्रैल को जो है वो ये मनाया जाता है। अवेयरनेस जो है वो जागरूकता जागृत करने के लिए होम्योपैथिक दवाओं के लिए। और ये एक बर्थ एनिवर्सरी दिवस है जो जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिस्टिन जो है वो फ्रेडरिच सैमुअल के याद में मनाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 266वीं बर्थ डे था यहाँ पे हैंडमैन का, और हु कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सिस्टम्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कॉल्ड होम्योपैथी। तो एक वैकल्पिक माध्यम है ये दवाओं का होम्योपैथी। और जो है द ईयर 2021 इज मार्क्स एज ए 266th बर्थ ऑफ हैंडमैन, जो कि यहाँ पे एक तरीके से अपन कह सकते हैं फाउंडर थे या फाउंडर ऑफ द सिस्टम्स अल्टरनेटिव मेडिसिन के इनको माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ होम्योपैथिक डे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो है वो संगोष्ठी कहाँ पे जो है आयोजित की गई, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है। होम्योपैथिक की आपको थीम पूछी जाए तो होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसको यहाँ पे थीम ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली जानकारी भारत के द्वारा दिए गए जो है वो $5 लाख को लेकर है जो यूनाइटेड नेशन को दिए गए हैं यहाँ पे आतंकवाद से लड़ने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भारत के द्वारा यूएन को कितनी राशि दी गई है आतंकवाद से लड़ने के लिए। इसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $484 मिलियन का लोन जो है वो यहाँ पे दिया है CKIC को इम्प्रूव करने के लिए, यानी चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद में विश्व टेबल टेनिस दिवस भी हाल ही के अंदर मनाया गया था 6 अप्रैल को। कोविड-19 की जो है वो डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, ये जो है वो किससे संबंधित है, ये कई बार सवाल पूछा गया है कुछ एग्जामों के अंदर। तो G20 समिति कंट्रीज जो है, G20 कंट्रीज जो है उनको कोविड के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए
ये इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया था G20 कंट्रीज के द्वारा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इससे संबंधित सूचना जो है। हाल ही के अंदर मथुरा के जो है वो सूरदास की तपोस्थली का नाम बदलकर महमदपुरा जो बना हुआ था उसको अब परासोली जो है वो नाम रख दिया गया है। तो ज़्यादातर अपन देख रहे हैं काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश में जो है वो योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी जगह उनका नाम चेंज किया है। तो ये नाम चेंज करने वाली प्रक्रिया बेसिकली जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित ज़्यादातर रहती है। इसके बाद में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। 11 अप्रैल इसलिए महत्वपूर्ण है, ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है, और 14 अप्रैल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब की जो है वो जन्म जयंती यहाँ पे। इसके बाद में अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा के इतिहास पे एक किताब लिखी गई है, हरे कृष्णा जो है वो मेहताब के द्वारा। ये किताब जो है वो पहले उड़िया और इंग्लिश के अंदर ही मौजूद थी, अब इसको हिंदी वर्जन भी जारी किया जा रहा है। ये किताब का हिंदी वर्जन शंकर लाल पुरोहित के द्वारा जो है रूपांतरित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे। इसके बाद में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में आए हुए आज के सवालों की अपन चर्चा करेंगे फटाफट से। मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, ये अपन को पता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है। 2016 के ओलंपिक रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे। एनबीएफसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। टीबी जो है वो डे 24 मार्च को मनाया जाता है। फीफा 2022 जो है वो कतर में होगा। वर्ल्ड टेलीविजन जो है वो डे 21 जो है वो नवंबर को मनाया जाता है। दमन और दीव दादर नागर हवेली की कैपिटल जो है वो दमन है यहाँ पे। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस यानी फ्री एलपीजी गैस के सिलेंडर्स बांटने से संबंधित है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वर्तमान में रमेश पोखरियाल और निशंक यहाँ पे है। अब अपन आगे के सवालों पे चलते हैं। इसी श्रेणी में अगला सवाल है, नील नदी पूछी गई है, कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका के अंदर है। किस प्लेयर ने जो है वो हाईएस्ट स्कोर किया है ओडी के अंदर, तो रोहित शर्मा के द्वारा किया गया है 264। छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन डे पूछा गया था, तो 1 नवंबर को फाउंडेशन डे है। नेशनल यूथ गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन 2021 के अंदर हरियाणा के अंदर ये होंगे। कलिंगा जो है वो ट्रांसफॉर्म द वेणुगोपाल एम्परर अशोका इनटू द स्टेबल एंड पीस। तो ये भी यहाँ पे जो है वो सवाल था, जो अशोक साम्राज्य था उसी से जुड़ा हुआ था यहाँ पे। इसके बाद में नवरोज फेस्टिवल जो है वो किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, तो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भूटान की कैपिटल पूछी गई है थिम्पू। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है। टर्की की करेंसी यहाँ पे पूछी गई थी, लीरा है। लोकसभा स्पीकर जो है वर्तमान में कौन है, ओम प्रकाश बिरला यहाँ पे है। इसके बाद में 10 अप्रैल के अंदर ही आरबीआई अटेंडेंट के किसी अन्य शिफ्ट में पूछे गए सवालों पे चलते हैं। हेल्थ मिनिस्टर पूछा गया था, हर्षवर्धन है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। पुडुचेरी के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिल साई जो है वो सुंदराजन है। एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। झारखंड स्टेट जो है वो यहाँ पे किन किन राज्यों को जो है वो टच करता है यहाँ पे, तो झारखंड राज्य यहाँ पे जो है वो आपको एक तो ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल से टच करता है, यूपी से टच करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, बिहार से करता है और उड़ीसा से ये टच करता है। इसके बाद में सिंगल ट्रांसफरल वोट इलेक्शन पद्धति जो है वो राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित है। पेंगोंग लैंग लद्दाख से संबंधित है। मिनिमम एज अपॉइंटमेंट गवर्नर करने के लिए 35 साल होनी चाहिए। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 139 है। राज्य पूछा जाए तो मिजोरम जो है वो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे है। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के अंदर है और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है वो 3:2 में होना चाहिए। एविएशन से संबंधित जो है वो योजना पूछी गई थी जिसका नाम उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। बीओपी को बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। शिव कुमार शर्मा जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो संतूर को बजाते थे। सेंसेक्स बेसिकली सेंसिटिव इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। नाथुला पास सिक्किम के अंदर है। कोटायम जो है वो केरल के अंदर मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी एसएस बोबडे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनवी रमना जो है वो यहाँ पे अगले बनाए गए हैं
और ये 48वें जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो भारत के अंदर नियुक्त किए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग जो है वो मिलिट्री के मामले में भारत जो है वो चौथे स्थान के ऊपर है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी जो है उसका कवरेज जो है वो 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद भूटान, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक जो है नेशनल पार्क है सक्तेंग जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य, जो बेसिकली जो है वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और ये यहाँ पे भूटान से शेयर करता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे है जिसको अपन रॉयल मनास नेशनल पार्क बोलते हैं, ये भी यहाँ पे अपना जो है वो बॉर्डर शेयर भूटान के साथ करता है। चाइना जो है वो भारत के अंदर किन जो है वो राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ जो है वो साझा करता है, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद में सिक्किम के साथ शेयर करता है, इसके बाद में उत्तराखंड के साथ शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गई एंड जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इन सब के साथ बॉर्डर शेयर इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में DICGC का जो है वो इंश्योरेंस कवरेज पूछा है 5 लाख रुपए। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता ही है। इसके बाद में पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो इटली के अंदर है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, तो ये मेघालय के जो है मवेश्रम के नामक जगह पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे होती है। इसके बाद में जो है 9 अप्रैल के कुछ बचे हुए सवाल थे अपने, वो देख लेते हैं। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। 10,000 रन बनाने वाली जो है महिला अभी कौन बनी है, मिथाली राज बनी है। EML का मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। विच स्टेट इंडिया शेयर 3 साइड्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो त्रिपुरा राज्य शेयर करता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। साहित्य अकेडमी में इनामी राशि 1 लाख रुपए है। अशोक चक्र के अंदर कितनी तीलियां होती हैं, 24 होती हैं। एड शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शक्तिकांत दास भारत में 25वें गवर्नर हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी है। रुपए जो है वो NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से संबंधित है। और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली जो फिल्मों के लिए वो राज्य कौन सा है, सिक्किम यहाँ पे है। इसके बाद में अगला सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर। गांधी पीस प्राइज 2020 का शेख मुजबिर रहमान को दिया गया है, जो बांग्लादेश के जो है वो फाउंडर मेंबर भी कहलाते हैं, या फादर ऑफ नेशंस भी यहाँ पे इनको बोलते हैं बांग्लादेश का। यूनियन टेरिटरी जो फ्रेंच जो है वो आधिपत्य में थी, पौंडीचेरी थी। EMI को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं जैसे LIC है, GIC है, यहाँ पे OICL है, NICL है, ये सारी पब्लिक जो है वो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसके बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। दक्षिण गंगोत्री वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट बेस्ड स्टेशन, अंटार्कटिका के अंदर इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद में इंडियन म्यूटिनी जो है वो 1857 से लेके 1859 तक जो है वो ये चला था। ये बेसिकली हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक सवाल था यहाँ पे। तो ये आज के सेशन में अपन ने देखा, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे 10 तारीख के, और 10 अप्रैल के ही RBI अटेंडेंट में आए हुए सवालों को अपन ने देखे, जो आपके आने वाले एग्जामों के अंदर महत्वपूर्ण रहेंगे। हो सकता है यहीं से कुछ सवाल जो है वो सीधे सीधे पूछ लिए जाएं, या नहीं भी पूछे जाते हैं तो आपको इस तरीके के सवाल जो हैं वो SSC CHSL का एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला है, उसमें भी आपको पूछे जा सकते हैं इस तरीके के सवाल। तो सवालों की दृष्टि से जो है वो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप यदि आने वाले समय के अंदर और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सेशन में जितने भी सवाल मैंने बताए हैं एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। और इसी तरीके से अपनी कल फिर मुलाकात होगी 11 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।